नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तिरवा क्लास में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम मेंटल एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहले हम 2 क्लासेस ले चुके हैं। 2 क्लासेस में मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया था जनहित के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में। आज जो हमारा चैप्टर रहने वाला है लॉ एंड ऑर्डर रहने वाला है, कानून एवं शांति व्यवस्था, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक क्वेश्चन आ ही जाता है इससे। तो आप इसको जरूर पढ़िए और अच्छे से ध्यान से पढ़िए। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे इनको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा लॉ एंड ऑर्डर का टॉपिक रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून और शांति व्यवस्था। कानून एवं शांति व्यवस्था। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये हमारे किस किस काम आने वाला है। जो हम पढ़ रहे हैं ये किसके किसके काम आने वाला है। तो आपका हाल ही में जो एग्जाम लगा हुआ है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, इसके काम में तो आएगा। साथ में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, यूपी पुलिस एसआई की वैकेंसी आने वाली है, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि हम केवल और केवल कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर के लिए ही नहीं इसमें डाटा दे रहे हैं। इसका जो भी डाटा रहेगा, इसके जो भी नोट्स रहेंगे, ये सभी आपको इस तरीके से दिए जा रहे हैं, इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि आपके यूपीएसआई में भी एग्जाम आए। इससे रिलेटेड जितने भी सीआरपीसी, आईपीसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद में जो भी बातें कही गई हैं, उनको हम सभी को डिटेल से बारे में बताएंगे। अब देखिए, कानून और शांति व्यवस्था, मेरे प्यारे भाई, कानून और शांति व्यवस्था होता क्या है। इससे इसको पढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात है कि आप जिस भी साथी को नोट्स चाहिए, उससे संबंधित या फिर जो हमारा पिछला चैप्टर हुआ है जनहित, उससे संबंधित कोई भी नोट्स चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर 7905407400। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको इस नंबर पर ये केवल आपको व्हाट्सएप करना है यहाँ से, और व्हाट्सएप से आप बताना है कि आपको क्या क्या चाहिए, कौन कौन से नोट्स चाहिए। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप में एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और इस ग्रुप में आपको जितनी भी मेंटल एप्टीट्यूड की क्लासेस रहेंगी, जो भी आपकी मेंटल एप्टीट्यूड की क्लासेस रहेंगी, वो सभी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम में बेनिफिट साबित होंगे, बेनिफिट रहेंगे। तो ये क्या है कि आपको इस पर व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है। अब ये देखिए, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक पर आने से पहले एक छोटी सी बात और है कि इससे पहले जो हम एक टॉपिक करा चुके हैं जनहित के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में टॉपिक करा चुके हैं। तो उन वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप स्टार्टिंग से अगर कोई चीज पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से और ज्यादा समझ में आएगी। आप इस वीडियो को अगर अभी देख रहे हैं तो इस वीडियो को रोक दीजिए, पहले आप पुराने वाले वीडियो देखें। यहाँ पर आई बटन में और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, और इन स्क्रीन पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आप डायरेक्टली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं मेंटल एप्टीट्यूड क्लासेस, तिरवा क्लासेस, इतना सर्च करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कानून और शांति व्यवस्था। आखिर कानून और शांति व्यवस्था हमको पढ़ना है कि पढ़ना, आखिर ये है क्या चीज। देखिए, कानून और शांति व्यवस्था एक लोकतंत्र की ऐसी व्यवस्था है, आप यहाँ पर कह सकते हैं ये लोकतंत्र का प्राण है, लोकतंत्र के प्राण है। क्योंकि जब कानून और शांति व्यवस्था देश में बनी रहेगी, जब तक तब तक लोकतंत्र है बहुत अच्छी तरीके से काम करता रहेगा। कानून किस बनाने का कार्य किसका है मेरे प्यारे भाई, कानून बनाने का कार्य संसद का। अब यहाँ पर हम इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एक बार आपको इसको बेसिक आइडिया देते हैं सबसे पहले, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। इसके बाद में हम आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से आईपीसी और सीआरपीसी में सेक्शन दिए गए हैं जो कानून और शांति व्यवस्था को दर्शाते हैं। तो देखिए, कानून व्यवस्था, देखिए कानून और शांति व्यवस्था है, कहां से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट से बनती है। कहां से बनती है मेरे प्यारे भाई, पार्लियामेंट यानी संसद से, या फिर आप कह सकते हैं विधानसभा या विधान परिषद, जो भी रहता है यहाँ पर स्टेट में। क्योंकि देखिए, विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है, यानी 6 राज्यों में ही अवेलेबल है, जबकि विधानसभा सभी राज्यों में अवेलेबल है। तो ये चीज हम पहले बाद में डिस्कस करेंगे, ये तो पॉलिटी का सेक्शन हो जाता है। तो कानून बनाने का कार्य किसका है मेरे प्यारे भाई, पार्लियामेंट का है। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं, देखिए जब सभी राज्य या राष्ट्र लोकतंत्र को बनाने में और अपने आप को लोकतंत्र बताने में लगे हुए थे,
तब लोगों के मन में अवधारणा ये आ रही थी, आखिर लोकतंत्र को बनाया तो बनाया कैसे जाए, किस तरीके से हम अपने आप को लोकतंत्र साबित करें, अपने आप को डेमोक्रेटिक, एक डेमोक्रेटिक या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट साबित करें। स्टेट मतलब यहाँ पर नेशन का आता है। तो किस तरीके से हमें ऐसे क्या करना चाहिए जिससे हम डेमोक्रेटिक स्टेट बन जाए, बन के तैयार हो जाए। तो ऐसा क्या करें, जब ऐसी सभी लोग अपनी अपनी अवधारणाएं रख रहे थे, अपने सभी राज्य या फिर सभी राष्ट्र अपनी अपनी अवधारणाएं रख रहे थे। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो हम सिचुएशन बता रहे हैं ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो आप इस पर सच्चाई ये मत जाइए कि सर को कैसे पता कि सभी लोग क्या अवधारणाएं रख रहे थे। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो इस पर आप केवल आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि जब सभी राष्ट्र अपनी अवधारणाएं रख रहे थे कि किस तरीके से हमें अपने आप को डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए, तो डेमोक्रेटिक अपने आप को बनाने के लिए किसी भी राष्ट्र या किसी भी स्टेट या किसी भी नेशन, किसी भी राष्ट्र, किसी भी स्टेट या किसी भी नेशन के लिए चार चीजें होना, मतलब चार चीजें होना बहुत जरूरी है। अब मेरे प्यारे भाई वो चार चीजें कौन कौन सी हैं, चार चीजें कौन कौन सी हैं जो होना बहुत जरूरी है। तो देखिए चार चीजें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो एक होना चाहिए भूभाग, मतलब क्या है कि आप जहां पर भी, अगर मान लीजिए कोई भी कंट्री है, अमेरिका, अमेरिका है, यहाँ पर अगर मान लीजिए इंडिया है, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है क्योंकि हम भारतवासी हैं, तो इंडिया का एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर इंडिया मान लीजिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इंडिया है, तो इंडिया को अपने आप को डेमोक्रेटिक उस टाइम पे बनाना हुआ होगा। तो डेमोक्रेटिक क्यों बनाना हुआ होगा, क्योंकि लोग कानून और शांति व्यवस्था निरंतर रूप से अच्छी तरीके से चलती रहे। तो इंडिया को अगर अपने आप को डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक घोषित करना है, तो सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए, एक भूभाग होना चाहिए। जैसे कि इंडिया के पास उसका भूभाग अवेलेबल है, इंडिया के पास अपना इसका क्या है, भूभाग अवेलेबल है। देखिए मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं, तो आप आर्ट पर मत जाइए। तो इंडिया के पास क्या है, इसकी भूभाग इसका अवेलेबल है, इंडिया के पास इसका भूभाग अवेलेबल है। इसके बाद में इस भूभाग पे रहने वाली क्या चाहिए भाई, जनसंख्या चाहिए। अब जब भूभाग है तो भूभाग देखने के लिए तो होगा नहीं, इस पे रहने वाली या निवास करने वाली जनसंख्या चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं इस पर निवास करने वाले पीपल चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं इस पे निवास करने वाले, भारत में निवास करने वाले भारत के सिटीजन चाहिए, नागरिक चाहिए। अब जब संख्या रह रही है इतनी जनसंख्या, अब जैसे भारत का एग्जांपल ले लीजिए, लाखों अरबों की जनसंख्या है, 1 अरब 35 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या हो चुकी है आज के समय में। इतनी अरबों संख्या है जनसंख्या, तो इतने में अलग अलग प्रकार से कई धर्म है, जैसे कि हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, ऐसे कई प्रकार के धर्म है। जगह जगह पर अन्य विभिन्न विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग, खाने पीने, रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनके कल्चर वगैरह सब चीज अलग अलग है। हर चीज का मतलब आप देख लीजिए कि एग्जांपल कि साउथ में जाएंगे तो आप हो सकता है कि यहाँ की आप लैंग्वेज ही ना समझ पाए। इसके बाद में जम्मू में जाएंगे, ऊपर अपने नॉर्थ में देखेंगे तो यहाँ पर भी हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी लैंग्वेज समझने के लिए, क्योंकि यहाँ के जो लोग रहने वाले होते हैं जम्मू के कहीं पर आसपास के, तो ये पूरे नेशन की लैंग्वेज ज्यादातर लोग समझते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो नहीं समझते हैं, अपने यहाँ की लैंग्वेज समझते हैं, लेकिन यहाँ के सभी लोग समझते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ पर सेंट्रल में रहने वाले लोग हैं, व्यक्ति हैं, तो आप जा रहे हैं साउथ में, तो हो सकता है आपको साउथ में वहां की लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम हो, तो हो सकता है इंग्लिश में ही बात करनी पड़े, या फिर वहां की जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज में ही बात करनी पड़े। अब जब इतना बड़ा भूभाग है, इस भूभाग में इतनी ज्यादा जनसंख्या रह रही है, और जनसंख्या रह रही है, तो इनमें कहीं ना कहीं भेदभाव या विभेद तो आएंगे ही। तो इनकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इनमें व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इनमें कानून बनाए रखने के लिए सरकार का होना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाई। किसका होना बहुत जरूरी है, सरकार का। अब सरकार क्या काम करेगी, सरकार काम करेगी कानून बनाने का और शांति व्यवस्था बनाए रखने का। सरकार में देखिए क्या आता है, जैसे पुलिस आता है, पार्लियामेंट आता है। पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट करता है कानून बनाने का काम। पार्लियामेंट के कितने हिस्से आते हैं अभी हम आगे बताएंगे, सरकार के क्या क्या पार्ट होते हैं हम इसको भी डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो पार्लियामेंट का क्या होता है, कानून बनाने का काम होता है। अब जैसे कानून मान लीजिए कोई भी पार्लियामेंट ने बनाकर तैयार कर दिया, तो इसमें कैसे अमल करना है, तो ये काम होता है एग्जीक्यूटिव का, यानी कार्यपालिका की, जो कि संसद यानी पार्लियामेंट का ही हिस्सा होता है। पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं, मतलब 3 तरीके से गवर्नमेंट विभाजित की जा सकती है। गवर्नमेंट 3 तरीके से विभाजित की जा सकती है, एक तो विधायिका, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका। तो इस तरीके से विभाजित की जाती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।
सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना, तो ये सरकार का काम है। इसके बाद में तीन चीजें हो गई, एक तो भूभाग, एक जनसंख्या और तीसरी हो गई सरकार। चौथा क्या इंपॉर्टेंट है? संप्रभु, संप्रभुता, संप्रभुता यानी सोवरेनिटी बहुत जरूरी है। अब ये क्यों जरूरी है मेरे प्यारे भाई? ये क्यों जरूरी है और इसकी बात किसमें कही गई है? संप्रभुता की प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता की बात कही गई है। और इसका अर्थ क्या होता है आप कमेंट में बताइएगा। देखिए, एक ये सबसे ज्यादा सर्वोच्च शक्ति होती है संप्रभुता। इसका आपको एग्जांपल दे रही, सर्वोच्च शक्ति होती है किसी भी जगह की, सर्वोच्च शक्ति होती है संप्रभुता। अब संप्रभुता का मतलब क्या होता है ये आप कमेंट में छाप दीजिए मेरे प्यारे भाई, कमेंट में छप जाना चाहिए कि आखिर संप्रभुता का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं सरकार की, तो देखिए सरकार के कितने पार्ट होते हैं मेरे प्यारे भाई, इसका आप स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, केवल आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हम नोट्स आपको अपने आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देंगे, व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड कर लेंगे, वहां से आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आपको इसके स्क्रीनशॉट या फिर सॉरी स्क्रीनशॉट या नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको हो सके तो उसको प्रिंट निकलवा लीजिए, या फिर आप अपने आप पीडीएफ से चाहें तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, कैसे भी चाहे जैसा आपकी मर्जी हो, एज योर विश, आप जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं सरकार की, गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की बात करते हैं सरकार की। कितने पार्ट होते हैं मेरे प्यारे भाई? इसके पार्ट होते हैं तीन। एक तो होता है लेजिस्लेटिव, एक क्या होता है मेरे प्यारे भाई? लेजिस्लेटिव। दूसरा क्या होता है? एग्जीक्यूटिव, दूसरा क्या होता है? एग्जीक्यूटिव। तीसरा क्या होता है? जुडिशरी। देखिए, एक क्या होता है? विधायिका, विधायिका। दूसरा क्या होता है? कार्यपालिका, कार्यपालिका। तीसरा क्या होता है? न्यायपालिका, न्यायपालिका। ये तीन पार्ट होते हैं गवर्नमेंट के, सरकार के। विधायिका का क्या काम होता है? लेजिस्लेटिव का क्या काम होता है? इसका काम होता है मेक लॉ, कानून बनाना, कानून बनाना, कानून बनाना इसका कार्य होता है। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो आप इसको देख लीजिए, समझिए। पहले वैसे तो आपने पढ़ा होगा कानून बनाना। कार्यपालिका का क्या काम होता है? कार्यपालिका का क्या काम होता है मेरे प्यारे भाई? इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट ऑफ लॉ, कानून को कानून को चलाना कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा मतलब हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन है। इम्प्लीमेंट यानी मतलब कार्यपालिका, कानून जो कानून बनाया गया है विधायिका द्वारा, वो किस तरीके से कानून यानी मतलब रहना चाहिए, उस पे इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाएगा। कार्यपालिका पूरा करता है, इम्प्लीमेंट का कार्य करता है, कानून को पूरा मतलब इम्प्लीमेंट करता है। अगर मान लीजिए कोई भी कानून बनाया गया है तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का है, इम्प्लीमेंट करने का काम है। इसके बाद में न्यायपालिका क्या है? इसको मतलब जो भी है इसे कानून बनाया गया है इसकी देख रेख के लिए, या फिर इसमें कोई भी अगर मान लीजिए प्रॉब्लम आ रही है। एक बात आप समझिए कि ईडब्ल्यूएस के लिए एक अधिनियम जोड़ा, एक मतलब अमेंडमेंट किया गया था। ईडब्ल्यूएस का मतलब तो आप समझते ही होंगे, 10% आरक्षण जो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी को दिया गया है। तो 10% आरक्षण जो जनरल कैटेगरी को दिया गया है, इसके लिए एक अधिनियम जोड़ा, एक मतलब अमेंडमेंट किया गया था। कमेंट में छाप दीजिए कि वो अमेंडमेंट कौन सा था और यह कब किया गया था। और इसमें संविधान का संशोधन मतलब संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, फंडामेंटल राइट्स में एक अनुच्छेद जोड़ा गया था। और आपको बताना कि वो अनुच्छेद कौन सा है, जल्दी कमेंट करके बताइए कि वो अनुच्छेद कौन सा है, मतलब कौन से अनुच्छेद का कौन सा क्लॉज है। तो ये आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा अनुच्छेद का कौन सा क्लॉज है। तो हम एक एग्जांपल में बता रहे तो क्वेश्चन याद आ गया तो आपसे पूछ दिया। ये इसलिए पूछते हैं क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी बनी रहे और आपको भी पता चलता रहे कि आखिर हमें क्या क्या याद है, जो सर पूछ रहे हैं वो याद है भी या नहीं भी है। आप बिना देखे ही कमेंट में बताइए। अगर इसके बाद में अगर आपको नहीं याद है, एक बार आप गूगल करिए या फिर कहीं बुक से पढ़िए, कहीं ना कहीं से पढ़िए, इसके बाद कमेंट करिए। जिससे आप कमेंट करेंगे तो इससे आपका फायदा ये होगा कि आपको याद हो जाएगी वही चीज जो आपने कमेंट की, तो अगर बाई चांस एग्जाम में आती तो आपको याद हो जाएगी। न्यायपालिका का क्या क्या काम होता है कि कानून की रक्षा करना। जो भी कानून इंप्लीमेंट किया गया, बनाया गया, तो उसका काम होता है न्यायपालिका कानून की रक्षा करना। अगर मान लीजिए आपका एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, अगर आपसे छीन लिए जाए तो आप किसके पास जाएंगे? न्यायपालिका के पास जाएंगे। अगर आपसे स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया जाए
तो आप किसके पास जाएंगे? न्यायपालिका के पास जाएंगे जजमेंट के लिए, न्याय लेने के लिए न्यायपालिका के पास जाएंगे जजमेंट के लिए। अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव दो टाइप की होती है। एग्जीक्यूटिव कौन से टाइप की होती है मेरे प्यारे भाई? एग्जीक्यूटिव दो टाइप की होती है। एक तो होती है परमानेंट, एक होती है परमानेंट और दूसरी होती है नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट एक होती है स्थायी और दूसरी होती है मेरे प्यारे भाई अस्थायी। अस्थायी मतलब क्या होता है? देखिए स्थायी मतलब जो आप बनेंगे, आप अगर यूपीएसआई में सिलेक्शन हो रहा है, आपका एसआई में सिलेक्शन हो रहा है, तो आप एक स्थायी बनेंगे। मतलब एक हो सकता है आपकी भी एक ईयर लिमिटेड ईयर होंगी कि आप 20 साल या 30 साल या 40 साल जो भी नौकरी करेंगे। लेकिन जो अस्थायी होता है, जैसे स्थायी में क्या क्या आ जाते हैं? आईएएस हो जाता है, पीसीएस हो जाते हैं, या फिर समाज कल्याण विभाग, जो भी मतलब विभागीय नौकरियां वगैरह वो सब स्थायी हो जाती हैं। इसके बाद में अस्थायी किसमें आ जाते हैं? अस्थायी जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, यानी मतलब राजनीतिक दल। जैसे आज मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी है, 5 साल के लिए चुनी गई है, इसके बाद में कल को अगर मान लीजिए चुनाव हो गया तो कांग्रेस आ गई है, या फिर उसके बाद वापस से चुनाव हुआ, फिर वापस से भारतीय जनता पार्टी आ गई। मतलब इनका एक निश्चित समय 5 साल के लिए रहना है। और जैसे अगर आपने पता होगा कि पहली बार एक बार जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी 1971 में, 1971 के बाद आपको कमेंट करके ये बताना है, यहाँ से क्वेश्चन देखिए याद आ रहा है। 1971 में जब युद्ध हुआ था, उसके बाद में पहली बार इमरजेंसी कब, सॉरी पहली बार तो नहीं कह सकते हैं, इमरजेंसी कब लगी थी? राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? जब टाइम बढ़ाया गया था, लोकसभा का टाइम 2 साल के लिए बढ़ाया गया था। 2 साल के लिए लोकसभा का टाइम बढ़ाकर कर दिया गया था। और किसके द्वारा बढ़ाया गया था? इंदिरा गांधी जी के द्वारा लोकसभा का टाइम 2 साल के लिए बढ़ाया गया था। वह इमरजेंसी आपातकाल कब लगा था? ये कमेंट में छाप दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इसके बारे में इसलिए नहीं चर्चा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं मेंटल एप्टीट्यूड। मेंटल एप्टीट्यूड में जो हमारी बेसिक नॉलेज है, इसीलिए मैंने ये सब बता दिया आपको, क्योंकि विधायिका का काम क्या है? मैक लॉ, कानून को बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को इंप्लीमेंट करना। न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका का काम है जो बनाए गए या जो इंप्लीमेंट किए गए कानून को, या फिर बनाए गए या इंप्लीमेंट किए गए नियम को या विधि को या कानून को, उसकी रक्षा करना, उसकी देखभाल करना। न्यायपालिका में ही आता है सुप्रीम कोर्ट, जिसके बारे में मैंने चर्चा की है पहले वीडियो में। तो आपको कमेंट करके बताना, कमेंट में छापना है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कब की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, जिसमें जो पहले चीफ जस्टिस बने थे लॉर्ड एलिजा एम्पे बने थे। तो ये कमेंट में बताना था कि आखिर कब की गई थी और एक्ट कौन सा था। इसके बाद में इसका नाम कब चेंज किया गया। इसके बाद में आजादी के बाद में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब और कहां की गई है, कमेंट में बताइए। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है, ये भी आप कमेंट में छाप दीजिए। इससे पहले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्या क्या बातें जो मैंने बताई थी इससे पहले। इसके बाद में जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव होता है, ये किसका पार्ट होता है मेरे प्यारे भाई? ये पार्लियामेंट का पार्ट होता है। ये किसका पार्ट होता है? ये पार्लियामेंट का पार्ट होता है। पार्लियामेंट में आता है लोकसभा, राज्यसभा और साथ में प्रेसिडेंट भी आते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट भी आते हैं। अगर हम बात की जाए तो पार्लियामेंट का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है, कमेंट में छाप दीजिए कि संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक पार्लियामेंट का वर्णन किया गया है, यानी संसद का वर्णन किया गया है। और संसद में लोकसभा का वर्णन और राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद और किस अनुच्छेद में किया गया है, ये भी आप कमेंट में छाप दीजिए। तो मेरे प्यारे भाई कौन सा है? 79 से 122, अनुच्छेद 79 से 122, 79 से 122 तक, अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक पार्लियामेंट यानी संसद का वर्णन किया गया है। यहीं पर अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का जो अनुच्छेद है वो 81 है और राज्यसभा का अनुच्छेद है वो 80 है। हालांकि ये पॉलिटी का टॉपिक है, तो आप कमेंट में बताइए कि आपको ये सब समझ में आया या नहीं समझ में आया। इसके बाद में हम बात करेंगे कानून और शांति व्यवस्था की। अब देखिए, कानून बनाने का काम किसका है? पार्लियामेंट का, यानी लेजिस्लेटिव का। इंप्लीमेंट करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। उसकी देखभाल का काम करने किसका है? जुडिशरी का। अब इसमें जो गवर्नमेंट में जो शक्तियां होती हैं, एग्जीक्यूटिव में दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है, मतलब परमानेंट होती है, नॉन परमानेंट होती है। परमानेंट जैसे कि आप बनेंगे एसआई बनेंगे कल को, या फिर कुछ भी बनेंगे, आईएएस पीसीएस, कोई भी गवर्नमेंट जॉब करेंगे सिविल लाइन में, तो आप ये समझिए आप सभी का जो भी कानून बनाएंगे उनका पालन करेंगे। तो इस तरीके से कानून
कि देख रेख करना, कानून में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये सभी काम परमानेंट लोगों के, परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव का है उनका काम है, स्थायी और इनका भी काम है, लेकिन ये क्या करते हैं, इनके द्वारा कानून को बनाया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर मान लीजिए जो भी इस समय करेंट सरकार चल रही है, उसने क्या किया, उसने एक बिल पेश किया विधायी का। अब हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बिल पेश किया तो संसद में बिल पेश करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है, संसद में बिल पेश करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है, मनी विधेयक, धन विधेयक के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो धन विधेयक के लिए मेरे प्यारे भाई ये कौन सा 110 है, धन विधेयक के लिए 110 है। और विधेयक पेश करने के लिए अगर मान लीजिए नॉर्मल विधेयक है, तो नॉर्मल विधेयक पेश करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो नॉर्मल विधेयक पेश करने के लिए अनुच्छेद है 107, 107 है नॉर्मल विधेयक के लिए। इसके बाद में अगर पूछा जाए प्रेसिडेंट को अध्यादेश, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, प्रेसिडेंट को अध्यादेश जारी करने के लिए कौन सा अनुच्छेद पावर देता है, कौन सा अनुच्छेद शक्ति देता है, तो कौन सा अनुच्छेद देता है, अनुच्छेद देता है 123, 123 देता है, अनुच्छेद 123 ये शक्ति देता है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि आखिर कानून एवं शांति व्यवस्था क्यों जरूरी है, और कानून एवं शांति व्यवस्था आखिर आई तो आई कहां से, तो कानून और शांति व्यवस्था लोकतंत्र का वह हिस्सा है जो सभी को जरूरत होती है, और एक तरीके से इसमें लोकतंत्र में अगर ये ना हो, कानून एवं शांति व्यवस्था ना हो, तो इसमें स्थिरता सी आ जाएगी, इसमें क्या आ जाएगी, इसमें स्थिरता आ जाएगी, और यह लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसे लोकतंत्र का प्राण भी कहते हैं, कानून एवं शांति व्यवस्था को लोकतंत्र का प्राण भी कहते हैं। तो ये चीज आप समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई। इसके बाद में अब आपको स्क्रीन पर कुछ कानून दिख रहे होंगे, नियम दिख रहे होंगे, आईपीसी के सेक्शन दिख रहे होंगे, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला है, देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिए। इसमें जो पहला अधिनियम दिया गया है, विशेष पुलिस अधिकारी, इसमें धारा आईपीसी से हम बात कर रहे हैं, तो विशेष पुलिस अधिकारी धारा 17, जब यह प्रतीत हो कि कोई विधेयक या विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग हुई हो या होने की आशंका हो, कुछ भी हो रहा हो या होने की आशंका हो, और शांति के परीक्षण के लिए सामान्यतः नियोजित पुलिस उस स्थान में वहां के निवासियों के संरक्षण और संपत्ति की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है, तब क्या कर सकती है, तब वहां की पुलिस जो भी पर्याप्त नहीं पड़ रही, तो वहां की पुलिस डायरेक्ट एक मजिस्ट्रेट को एक खत लिखेगी और आवेदन करेगी और उससे कहेगी कि पुलिस अधिकारी वहां के लिए नियुक्त किया जाए। तो ये धारा यानी सेक्शन 17 यानी धारा 17 में विशेष पुलिस अधिकारी को आरक्षित करने के लिए ये बात कही गई है। तो एक तरीके से शांति व्यवस्था बनाने के लिए बात कही गई है, तो इसीलिए हमने इसके बारे में चर्चा की। इसके बाद में धारा 22 में ये बात कही गई, पुलिस अधिकारी कर्तव्य परायण होंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे। जितने भी पुलिस अधिकारी होंगे वो अपने आप में कर्तव्य परायण होंगे, उनको जो जो कर्तव्य बताए जाएंगे उन्हें वह कर्तव्य करना होगा, उनके अधिकारियों के द्वारा, उनके जो भी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो भी कर्तव्य बताए जाएंगे उनको वह कर्तव्य करने होंगे, ये जरूरी होगा। इसके बाद में अगला सेक्शन देखिए क्या कहा गया है, पुलिस अधिकारी के कर्तव्य, पुलिस अधिकारी के कर्तव्य किसमें बात कही है, सेक्शन 23 में, और जो मैंने इससे पहले बताया था वो सेक्शन 22 में ये बात कही गई थी, 22 में धारा 22 में ये बात कही गई, आईपीसी सेक्शन, इंडियन पीनल कोड सेक्शन 22, और जो पुलिस अधिकारी के कर्तव्य के बारे में चर्चा की गई है ये बात कही गई है आईपीसी सेक्शन 23 के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे सीआरपीसी के, तो सीआरपीसी में कौन कौन से आ जाते हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए बहुत से नियम है, डायरेक्ट हम इसको पढ़ते हैं, आप इसको समझने की कोशिश करिए। सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना, धारा 129, जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग करना, धारा 130, जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति, धारा 131, पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण, धारा 132, न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश, धारा 133, दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति, धारा 106, अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति, धारा 107, अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, धारा 110, राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, धारा 108, और दिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, धारा 108,
धारा 144 में बात कही गई है कि जहां पर धारा 144, देखिए धारा 144 अभी हाल ही में कई जगह पर लागू हुई है। कुछ ऐसी सिटी है जहां पर धारा 144 लागू हुई, जिनमें से अपने उत्तर प्रदेश का एक नोएडा भी आ जाता है, तो नोएडा में भी धारा 144 लागू की गई है। अब धारा 144 क्या है? तो धारा 144 के अंतर्गत यह बात की गई, जहां पर 5, 4 या 4 से अधिक लोग आसपास एक जगह पर खड़े होकर अपने गप्पे सप्पे करेंगे या फिर बातें करेंगे या फिर कोई भी चुगली करेंगे एक दूसरे की, क्योंकि आजकल तो गांव की भाषा में यही होता है कि भाई चुगली हो रही है, चुगली हो रही है। तो यहाँ पर जो बातें चल रही है, तो जैसे कि 4 या 4 से अधिक व्यक्ति या पर्सन या महिलाएं कोई भी हो, यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है, कोई भी पर्सन हो सकता है, 4 या 4 से अधिक पर्सन अगर एक जगह पर जमाव लगाकर खड़े हैं, तो उनको अलग करने के लिए पुलिस अधिकारियों के पास या उनके पास अधिकार होगा कि वो उनको अलग कर सकते हैं। तो ये बात है धारा 144 में। तो धारा 144 में देखिए क्या दिया गया है कि जहां पर लागू होगी वहां 4 या 4 से अधिक का समूह बनाकर खड़े होना, एकत्रित होने पर पाबंदी लग जाती है। यानी बिल्कुल पाबंदी होगी कि आप 4 या 4 से अधिक या फिर 4 भी लोग हो या 4 से अधिक लोग हो, एक ग्रुप में खड़े नहीं हो सकते, बातें नहीं कर सकते आसपास खड़े होकर कोई भी पब्लिक प्लेस पर। तो ये धारा 144 के इफेक्ट होते हैं। इसके बाद में धारा 144 का में क्या बात कही है? धारा 144 का में बात कही गई है, आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के लिए प्रतिषेध की शक्ति धारा 144 का में दी गई है। अब देखिए कहीं कभी क्या होता है कि स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद भी आ जाता है, जहां भूमि या जल से संबंधित विवादों से संबंधित होती है, वहां धारा 145 आती है। तो धारा 145 में ये बात कही गई है। तो प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, सभी दोस्तों के पास शेयर करते हैं, और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, हमारे कंटेंट में कोई प्रॉब्लम लग रही है, हमारे पढ़ाने के तरीके में कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम में सुधार लाया जाए उसमें। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताइए। डाटा कैसा लगा आपको, कंटेंट जो दिया है हमने प्रोवाइड कराया वो कैसा लगा, ये भी हमें आप कमेंट में बताइए। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने पहले बताया आपको व्हाट्सएप नंबर, एक बार फिर से सुन लीजिए, 7905407400 ये हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करिए। यहाँ से आपको सारी पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट करिए, देर किस बात की, आप अभी कॉन्टेक्ट करिए, आपको अभी से अभी पीडीएफ मिलना प्राप्त हो जाएंगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।